तो क्या आपको बता रहा था कि टाइम, अब क्या क्या चीजें हमें रिकॉर्ड करनी है, क्या क्या चीजों पे हमें ध्यान रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पहली बात मशीन प्रॉपर यूज कर रही है कि नहीं, फिर 4 चीजों पे सबसे इंपॉर्टेंट इंटेंसिटी क्या रख रहे हो, फ्रीक्वेंसी क्या रख रहे हो, अगर मोड है तो कौन सा है, कंटिन्यूअस है कि पल्स है, ठीक है, पल्स है, कंटिन्यूअस है कि पल्स है, प्लस इंसोनेशन टाइम क्या है, इंसोनेशन टाइम यानी ट्रीटमेंट टाइम, इंसोनेशन मतलब पर्टिकुलर ट्रीटिंग एरिया, ट्रीटिंग का टाइम पीरियड कितना है, प्लस कपलेंट आप प्रॉपर यूज कर रहे हो, दूसरा रीजन एंड एरिया ऑफ इंसोनेशन, वो एरिया या रीजन इंसोनेशन का, यानी वो ट्रीटमेंट वाला एरिया प्रॉपर, और रिस्पॉन्स ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट देने के बाद क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, इन चीजों पे आपको ध्यान देना होता है। अब हम आने वाले हैं क्या टेक्निक ऑफ एप्लीकेशंस पे। तीन ट्रीटमेंट होने वाले हैं, तीन एप्लीकेशन होने वाली है, तीनों को पहले अच्छे से समझा देता हूं, अंदर आप पढ़ लेना क्या लिखा है। पहला होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड का मतलब होता है कि सीधे स्किन के कॉन्टैक्ट के बीच में, आपको समझ आ रही है, स्किन है, बीच में एक कपलेंट है, ये ट्रीटमेंट हैंड है और बिल्कुल परपेंडिकुलर आपने रखा हुआ है, इसको आप घुमाते जा रहे हैं, और कौन सा कॉन्सेंट्रिक सर्कल में जो भी, तो इस सब में आप अंदर पढ़ना है, वही सारी बातें लिखें कि ये ईयर का ध्यान रखना है, ईयर प्रॉपर एलिमिनेट करो, स्मॉल कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाओ, और ठीक है ना, और एज अ होल पार्ट को यूज करो। अब इसमें ना आपको एक सेकेंड, किसी का डाउट, हाँ जी सर, टर्मिनेशन में एक इंपॉर्टेंट लाइन रह गई है कि इंटेंसिटी 0 पर करनी है ट्रांसफर। हाँ, ये मैं आपको, ये पहले भी आपको, ये वाली जो ऊपर लाइन है, ये मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि जब भी आप ट्रांसड्यूसर हेड को उठा रहे हो या रख रहे हो या पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं है, तो आपको हर टाइम इंटेंसिटी 0 पे ही रखनी है, वरना हेड खराब हो जाएगा, और आपको पता है क्यों हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप पेशेंट के कांटेक्ट में कर लो, तभी इंटेंसिटी को बढ़ानी है, और जब जब और इंटेंसिटी को तभी इंटेंसिटी को 0 कर देनी है, उसी के बाद हेड को उठाना है। हेड को ये नहीं कि पहले उठा लो फिर इंटेंसिटी 0 कर रहे हो, नहीं, भले टाइम पीरियड हो गया तो क्या, फिर भी आप इंटेंसिटी तभी इंक्रीज करेंगे जब कांटेक्ट में, और तभी उठाएंगे जब 0, जब क्या है, जब इंटेंसिटी आप 0 कर देंगे तभी आप उठाएंगे, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट मेथड तो हम नॉर्मल यूज करते ही रहते हैं। एक इसमें बहुत अच्छा फंडा है, मैंने बहुत लोगों को देखा है क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड का यूज करते टाइम कोई एरिया वेरिया नहीं देखते, एक लार्ज एरिया उन्होंने चुन लिया और लगे हुए हैं, और फिर कहते हैं कि कोई रिस्पॉन्स अल्ट्रासाउंड से नहीं मिल रहा। हमेशा याद रखो, एक आइडियली क्या बोल रहा है, हम थ्योरी को थोड़ा निग्लेक्ट कर देते हैं, तो आइडियली क्या बोला है कि जितना बड़ा हेड होता है, जितना बड़ा हेड होता है उसका 3 टाइम्स, अगर सपोज इस हेड का रिस्पेक्ट अगर ये कितना 3 सेंटीमीटर का मान लो, 3 सेंटीमीटर का है, तो आपको आइडियली 3 गुना यानी लगभग 9 सेंटीमीटर एरिया एक बार में ही कवर करना चाहिए। अगर ज्यादा बड़ा एरिया है तो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो, अगर इतना बड़ा एरिया है तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, भैया 4 मिनट यहाँ ट्रीटमेंट करो, 4 मिनट यहाँ करो, 4 मिनट यहाँ करो, फिर 4 मिनट यहाँ करो। ऐसा मत करो कि 8 मिनट का चला देते हैं अपन, 8-10 मिनट का लगे हैं पूरे में घुमाने में, कभी रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया पे मिलता है, फिर द्वारा में इतना टाइम हो जाता है कि उस एरिया तक पहुंचने में कि सब कुछ खत्म हो चुका होता है, इफेक्ट द्वारा पहुंचता ही नहीं, और प्रॉपर कहीं पहुंच रहा है कहीं नहीं पहुंच रहा, इतने अमाउंट में प्रेशर भी मेंटेन नहीं रहता, सर्कल्स भी प्रॉपर नहीं बनते हैं, लगे हुए हैं। तो आइडियली याद रखना कि 3 गुना तक भी ज्यादा, ये नहीं कह रहा हूं कि ज्यादा बड़ा एरिया कवर मत करो अल्ट्रासाउंड से, बिल्कुल करो, लेकिन पार्ट्स बनाओ, पार्ट्स में कवर कर लो, जरूरी तो ना उसको पार्ट्स में कर लो, 6 में बना लो, और 2-2 मिनट का ट्रीटमेंट दो हर पार्ट पे, ज्यादा देने ही नहीं है, 2 मिनट का 3 मिनट का दो हर पार्ट पे, 6 पार्ट बना लो, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट दोगे तो प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। अगर बस ट्रीटमेंट देना है इसलिए ट्रीटमेंट दे दोगे तो रिजल्ट 90% नहीं मिलता, और आप ये जानते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर एक दूसरा होता है वाटर बाथ मेथड। ये वाला मेथड लाने की क्या जरूरत पड़ी, ये वाला मेथड लाने के लिए इसलिए जरूरत पड़ी कि आप भी जानते हो कि बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन होता है कि जो आपके बॉडी में कितना ज्यादा एरिया है, कितना सारा एरिया है, जो क्या होता है, जो बहुत ज्यादा क्या है ऊपर नीचे है, मतलब जैसे आपका पाम, आपका हैंड मान लो, आपका फुट मान लो, ये सब क्या हो रहा है, ये इतना ज्यादा ऊपर नीचे है कि इस पर अगर आप अल्ट्रासाउंड का हेड, तो आप जानते हो कैसा है, एकदम अल्ट्रासाउंड का हेड क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको आप बोनी प्रोमिनेंस या ऐसे एरियाज पे घुमाओगे, अगर ऐसे एरियाज पे घुमाओगे तो क्या होगा, ईयर बननी है
ये प्रॉपर क्या होगा, बीच इनके बीच में ईयर बनेगी। तो ध्यान रखना है कि जहां टेंडरनेस है, जहां ऐसा पार्ट है जहां ऊपर नीचे है, तो उस पार्ट पर आप कौन सा मेथड यूज करोगे, उस पार्ट पे आप यूज करोगे वाटर बाथ मेथड। नाम में ही समझ आ रहा है वाटर बाथ, यानी क्या, एक हमने टब लिया, उसके अंदर हमने पानी भर दिया, ठीक है, और पानी भरने के बाद हमने जो अफेक्टेड एरिया है वो उसके अंदर डुबा दिया। ये मोस्ट कॉमन फुट में यूज होता है। और फिर एक डिस्टेंस पे रखते हैं, इससे टच नहीं करते, एक डिस्टेंस पे रखना है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है पानी के अंदर तो अल्ट्रासाउंड ट्रेवल करनी, मगर इसमें भी आपको सर्कल से घुमाना। आप एक जगह पे रखोगे तो पर्टिकुलर एक जगह पे, तो पानी के अंदर भी आपको कंटिन्यूअस 1 सेंटीमीटर का आप डिस्टेंस रखो स्किन से और इसके बीच में, 1 सेंटीमीटर का, फिर और उसको कंसेंट्रिक सर्कल घुमाते रहो, अंदर भी घुमाते आप रहिए, ठीक है। मगर इसमें आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, क्या, कि अगर वाटर आ गया तो बबल्स तो आने ही हैं, यानी गैसियस वाटर तो होना ही है। तो हमारी कोशिश है कि मिनिमम टू मिनिमम डीगैस्ड वाटर यूज करो। डीगैस्ड का मतलब होता है कि बबल ना हो। जो यहाँ पर ये लाइन लिखी ना डीगैस्ड वाटर, लोग कंफ्यूज होते हैं कि डीगैस्ड वाटर का मतलब है कि उसमें गैस ना हो। गैस ना होने का मतलब है कि उसमें बबल्स ना हो। तो जितने कम बबल्स होंगे उतना ही अच्छा। क्यों? कि बबल्स होंगे, अल्ट्रासाउंड उससे टकराएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी तो देना यहाँ है, पता चल रहा है जा या रही है। तो मिनिमम बबल्स होने चाहिए, ठीक है। देखो मिनिमल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 100% तो आप खत्म नहीं कर सकते। और प्लस इसको करते टाइम आप क्या बोलते हैं, नाइट्रेट ग्लव या ग्लव से वाटरप्रूफ पहनिए। क्यों? क्योंकि आप पानी के अंदर पता पड़ रहा है हाथ डाल रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट होके आप क्या पता आपको भी अल्ट्रासाउंड वेव्स जा रही हैं, तो आपको भी जा रही है, तो आपको भी ध्यान रखना है, आपको पहन के करना है। अब आप समझोगे वाटर बाथ मेथड, मगर क्या वाटर बाथ मेथड इतना इजी है? आप बार बार एक टब ले रहे हो, फिर किसी पेशेंट का पैर रख रहे हो, फिर सब कर रहे हो, कहने में अच्छा है, करने में है नहीं। तो फिर इसका क्या ट्रीटमेंट है? फिर इसका वाटर बैग मेथड, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट। वाटर बैग मेथड का बढ़िया, एक कोई भी बैग लो, रबड़ वगैरह का, प्लास्टिक का, उसके अंदर पानी डालो, पानी भर दो, लेकिन पानी भरते टाइम ये याद रखो कि उससे बबल निकाल दो, वरना पता चला कि बबल आ गए और उसको पहले तो ये समझो, आपने बैग लिया, उसमें पानी भर दिया, उसने आपको आपने जो स्किन है, जो कैसी स्किन है आपको पता, ऊपर नीचे है, तभी तो आप वो वाटर बाथ यूज कर रहे थे। तो जो स्किन ऊपर नीचे है तो वहां पर आप इसको रख दो, और रखने के बाद आप क्या कर रहे हो, कप्लेंट, देखो कप्लेंट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मेथड में लगाना था, वाटर बाथ मेथड में कप्लेंट नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि वहां तो आप डायरेक्ट पानी के कांटेक्ट में रख रहे हो, मगर यहाँ आपको कप्लेंट लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि आप पानी के कांटेक्ट में नहीं हो, पहले ये रबड़ और प्लास्टिक या जो भी बैग यूज कर रहे हो पहले वो आ रहा है कांटेक्ट में, तो वो आपकी अल्ट्रासाउंड वेव्स को रिफ्लेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। ये जो है बैग, ये आपके अल्ट्रासाउंड वेव को रिफ्लेक्ट करेगा। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कपलिंग एजेंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी और प्लस स्किन और इसके बीच में भी, यानी दोनों जगह आपको कपलिंग एजेंट लगाना पड़ेगा। और ये बैग कोशिश करना है कि जब आप वाटर यूज करो तो इससे सारे के सारे बबल्स निकाल दो। अगर बबल्स फिर भी रह गए तो उनको साइड में कर दो लेकिन इतना कोशिश कर लो फिर भी इतना नहीं हो पाता, तो आजकल तो ऐसे बैग्स आने लग गए हैं जो पहले से डिगैस्ड दिए जाते हैं, डिगैस्ड मेथड दिए जाते हैं। लेकिन इसमें जो बुक में क्या लिखा है कि हमें ऐसे करना है ये क्या एज अ क्वेश्चन का काम कर रहे हैं। आपने देखिए बढ़िया क्वेश्चन लगा दिया, अब इसके ऊपर घुमाते जाओ, आपके लिए तो सरफेस इवनली हो गया ना, वो ट्रांसमिट होकर पेशेंट के पर्टिकुलर एरिया पर पहुंच जाएगा। मगर ये ये वाला इतना प्रैक्टिकल में क्यों नहीं हो पा रहा है, इसकी दिक्कत है। क्योंकि जो आप बैग डेली रूटीन में रबड़ बैग या प्लास्टिक यूज करते हो तो ना, वो आपको बहुत सारा अल्ट्रासाउंड अमाउंट खुद ही एब्जॉर्ब कर जाते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं और खुद ही एब्जॉर्ब कर जाते हैं। तो जितना पहुंचना चाहिए उसका 20% भी नहीं पहुंच पाता। तो बहुत कॉमन मेथड यूज करेगा ये कि अगर आप चाहो तो ऐसा वाटर बैग और प्लास्टिक की जगह अगर आप कॉन्डम्स और या फिर आप जो क्या बबल्स, जो ऐसे बबल्स वगैरह आते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, बैलून्स वगैरह आते हैं, उन सबको आप यूज कर सकते हो इन मेथड पर, ठीक है। उन सबको आप, जैसे ये लिखा, क्या लिखा, टू मिनिमाइज दी प्रॉब्लम, अगर आप कोई रबड़ वाला नहीं करना तो आप पतले, जैसे क्योंकि कॉन्डम्स हो या थिन बैलून्स हो ये पतले हैं, तो उसमें क्या मिनिमम टू मिनिमम जो आपके अल्ट्रासोनिक वेव्स है वो एब्जॉर्ब होंगी। मगर फिर भी ये इतना रेगुलेटरी मेथड में नहीं कर सकता, बार बार लो पानी भरो। तो आजकल बिल्कुल सॉल्यूशन आने लगा कि प्रॉपर आपको ऐसे बैग्स मिल रहे हैं जो बिल्कुल पतले हैं और उनके अंदर पहले ही डिगेस्ड वाटर भरा हुआ है, ठीक है। ये आप क्या हो गया नॉर्मल। क्या अब डोसेस क्या रहने चाहिए, ये 3 चीज पे डिपेंड कर रहा है। पहला तो साइज ऑफ द ट्रीटमेंट एरिया, ये मैं बता चुका हूं। ये साइज ऑफ द ट्रीटमेंट एरिया क्या, कि जितना हेड है उसका 3 गुना एक ही बार में करो, उससे ज्यादा नहीं। नहीं तो फिर आप
एरियाज को पार्ट में डिवाइड करो। दूसरा डेप्थ ऑफ द लीजन, ये डेप्थ ऑफ द लीजन मैं स्टार्टिंग से ही बताते आ रहा हूं कि आप जो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हो, 1 फ्रीक्वेंसी डीप के लिए बोल रहे हो, 3 सुपरफिशियल के लिए। क्यों? क्योंकि फैट मसल वाल नेचर ऑफ रीजन, नेचर ऑफ रीजन का एक्यूट के क्रोनिक। आप देखो आ गई वही बात जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा था कि पहले सर डेप्थ देखो फिर नेचर लीजन का नेचर देखो। आप एक्यूट क्रोनिक देखो अच्छी बात है, लेकिन पहले ये देखो कि वो एक्यूट क्रोनिक पर्टिकुलर किस लीजन पे, उसकी डेप्थ कितनी है। ठीक है, 4 पैरामीटर्स हैं जिन पे ध्यान देना है। ये सब अब जो आ रहा है ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही अभी तब से पढ़ाते आ रहा हूं। आज के लेक्चर में क्या 4 है? मोड, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन। इन चारों पे हमें ध्यान देना है और 3 मेन बातों पे ध्यान देना है। क्या? कि कपलिंग मीडिया एकदम एब्जॉर्प्शन वाला होना चाहिए, वो प्रॉपर अल्ट्रासाउंड वेव एब्जॉर्ब कर रहा है और प्रॉपर उसको बॉडी के अंदर डाल रहा है। प्लस वो कपलिंग मीडिया क्या है, स्कैटर्ड नहीं कर रहा है, या फिर आपकी जो बॉडी भी या कोई भी चीज है वो उसको स्कैटर्ड नहीं होने दे रही अल्ट्रासाउंड वेव्स को। ठीक है, ये चीज। और तीसरी चीज इंपिडेंस, कि टिश्यूज प्रॉपर रेजिस्टेंस ना लगा रहा हो। तो इन चीजों पे ध्यान रखना है। मोड आपको समझा चुका हूं, बिल्कुल वही कंटिन्यूअस मोड और पल्स मोड। पल्स मोड में 1:1, 1:4, 1:7 पर, और ये 1:4। आप देखो वही बात लिखी कि 0.5 अगर आप कंटिन्यूअस पे ले रहे हो और वहीं उसको पल्स में कर दो तो 1:4 से आपको सेम एनर्जी 0.1 की देगा। क्यों? क्योंकि 0.5 4 में डिवाइड हो जाएगा। तो वो जो मैंने अभी आपको समझाया है, भले उसको दोबारा देख लेना, लेकिन उसको समझना बहुत अच्छी चीज है और बहुत कंफ्यूजिंग भी रहती है। फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग से पढ़ चुके हो, 3 मेगाहर्ट्ज सुपरफिशियल के लिए रहती है, 1 मेगाहर्ट्ज डीप के लिए रहती है। इंटेंसिटी अभी ये छोड़ो, इंटेंसिटी में यहां थोड़ा सा अलग लिखा है। मैं आपको इंटेंसिटी जैसे अभी हम नीचे आओगे तो नीचे अलग अलग इसमें बताइए। क्या है कि जैसे सबसे पहले आप समझ लो एक्यूट लीजन है, अलग अलग जाएगी 0.25 आप तो एक प्रॉपर याद करो। एक्यूट क्रोनिक ठीक है सब अपनी जगह, लेकिन मैं आपको प्रॉपर आपको मेथड बता रहा हूं कैसे करना है। कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि रेशियो क्या होता है 0.8 तक, 0.8 तक इंटेंसिटी 0.8 से अगर कम, एक्यूट कंडीशन में 0.8 से कम रखो, 0.8 से कम रखो। और 0.8 के ऊपर जा रहे हो तो वो हो जाती है क्रोनिक कंडीशन में। ये सिंपल सा फंडा, आप तो 0.8 याद रखो। अब 0.8 में इधर 0.1 से लेके 0.8 लिख दो भैया, उधर 0.8 से लेके 2 लिख दो, है ना। तो 0.8 मार्केबल लाइन है कि 0.8 के अगर नीचे नीचे रह रहे हो तो वो एक्यूट कंडीशन। क्यों एक्यूट कंडीशन में आप भी समझते हैं इंटेंसिटी कम चाहिए, क्रोनिक में इंटेंसिटी ज्यादा चाहिए, सिंपल सी बात है। पहली चीज ये तो आपकी इंटेंसिटी हो गई। दूसरी चीज फ्रीक्वेंसी। देखो अगर आप एक्यूट पे बोलोगे तो मैं आपको बिल्कुल बोलूंगा कि क्या 1 यूज कर लो, लेकिन मैं बोलूंगा कि वही एक्यूट वाली कंडीशन अगर बहुत डेप्थ में है, मसल बल्क हैवी है, फैट है, तो फिर मैं आपको बिल्कुल बोलूंगा कि 1 यूज करो, 3 मत यूज करो, है ना, क्योंकि 1 डीप जाती है, 3 सुपरफिशियल है। तो जो आपकी ये तो अभी क्या इंटेंसिटी, तो फ्रीक्वेंसी बहुत डिपेंड करेगी, एक्यूट क्रोनिक पे भी डिपेंड करती है, लेकिन उससे ज्यादा वो पर्टिकुलर एरिया पे डिपेंड करते हैं कि आप इस एरिया पे दे रहे हो। तीसरी चीज कंटिन्यूअस के पल्स। तो देखो जब भी केस अगर एक्यूट है, बहुत ज्यादा एक्यूट है, बिल उसको देखो एक्यूट में देना हमेशा पल्स ही है, लेकिन पल्स में भी कौन सा 1:7 दो। अगर बहुत एक्यूट है, कम एक्यूट है तो 1:1 में दो, अगर क्रोनिक है तो फिर कंटिन्यूअस में दो। क्यों? क्योंकि देखो कंटिन्यूअस देने का मतलब कि कंटिन्यूअस जा रही है हैवी अमाउंट में। लेकिन जब अगर आप कंटिन्यूअस भी दे रहे हो, फिर उसको कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद इंटेंसिटी को चेंज करो। 2 चीजों को चेंज कर सकते हो, या तो मोड को चेंज करो, या तो मोड को चेंज कर दो। मोड को चेंज नहीं कर रहे हो तो इंटेंसिटी को चेंज कर दो। मोड मतलब क्या कि अगर कंटिन्यूअस पे दे रहे हो तो 2 दिन बाद 1:1 पे डाल दो उसको, है ना। फिर उसके बाद फिर 1:2 पे डाल देना। ये मैं कम क्यों करता जा रहा हूं? क्यों? क्योंकि आप ट्रीटमेंट को दिन होते जा रहे हो तो पेशेंट हील भी तो हो रहा है। अगर पेशेंट नहीं हील हो रहा है, इसमें बहुत प्यारी लाइन लिखी है कि 6 सीटिंग ही बिठानी है। 6 बार आपने सीटिंग कर दी और आपको अभी भी लग रहा है कि पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, तो बंद करो अल्ट्रासाउंड। क्यों? क्योंकि 99% है आप ही गलत कर रहे हो, 1% है कि कोई और बात है। ठीक है, तो ये समझना कि 6 सीटिंग मैक्सिमम होती हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 दिन अगर आप कंटिन्यूअस पे डाल रहे हो तो फिर उसके बाद पेशेंट एक्यूमिलेट ना हो जाए तो 1:1 पे डाल दो, क्रोनिक वाला फेज है। फिर उसके 2 दिन बाद 1:2 पे डाल दो, तो 6 सीटिंग में उसको बिल्कुल रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है कि नहीं? और वहीं अगर वो एक्यूट है तो पहले से ही आप अगर उसको 1:4 पे डाले हो तो फिर 1:7 पे डाल दो। अगर 1:7 पे ये ऑलरेडी, तो इंटेंसिटी क्या 0.5 है तो उसको कम कर दो, 0.2 कर दो। या फिर क्रोनिक वाले में आप उसको कंटिन्यूअस पे डाले थे
1.2 पे, अगर आपको उसको पल्स पर नहीं करना, आपको लगता है कि नहीं नहीं अभी इसको कंटिन्यूअस पर रखने की और जरूरत है, तो इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दो, इंटेंसिटी 1.4 कर दो, फिर कंटिन्यूअस को पल्स। एक टाइम पे एक ही चीज चेंज करो, दोनों मत करो। मैंने देखा है कुछ लोग क्या इंटेंसिटी भी कम कर देंगे या इंटेंसिटी ज्यादा कम भी कर देंगे प्लस पल्स भी कर देंगे, या इंटेंसिटी ज्यादा कर देंगे और कंटिन्यूअस भी कर देंगे। एक टाइम पे एक ही करो या तो पल्स कंटिन्यूअस से छेड़छाड़ करो या इंटेंसिटी से करो, दोनों एक साथ मत करो, चीजें बिगड़ जाती हैं, रिजल्ट नहीं समझ आएगा। अगर प्रॉपर रिजल्ट समझना है, प्रॉपर रिजल्ट लेना है, तो एक टाइम पे एक ही छेड़छाड़ से छेड़छाड़ करो, या तो मोड से छेड़ो, ठीक है, या इंटेंसिटी से छेड़ो। अब रही बात फ्रिक्वेंसी की, तो आप वो समझदार हो कि आप एरिया पहले ही डिसाइड कर लो, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती, आपको पता है पर्टिकुलर एरिया, अरे भैया ये डीप है तो डीप है, 1 देनी है तो 1 देनी है, सुपरफिशियल है 3 देनी है तो 3 देनी है, इसमें कोई चेंज तो ना कर सकते हैं हम। टाइम पीरियड सेटअप है कि भैया पता है कि एक्यूट में कम देना है, क्रोनिक में ज्यादा टाइम पीरियड देना है, कंटिन्यूअस में थोड़ा कम टाइम पीरियड देना है, पल्स वाले में ज्यादा देना है। क्यों देना है समझते, क्योंकि पल्स कर दिया है तो थोड़ा टाइम पीरियड कंटिन्यूअस से हमें ज्यादा देना पड़ेगा, अगर सेम फ्रिक्वेंसी सेम इंटेंसिटी रख रहे हो तो, है ना, सेम इंटेंसिटी अगर रख रहे हो, सपोज करो कंटिन्यूअस पल्स है और कंटिन्यूअस है, दोनों के लिए सेम इंटेंसिटी रख रहे हो, तो कंटिन्यूअस वाले के लिए टाइम पीरियड कम रखो, इसके लिए 5 मिनट रख रहे हो तो पल्स के लिए 8 रखो, क्यों, 3 मिनट ज्यादा होगा, तब ये दोनों कहीं एक दूसरे के बराबर आ पाएंगे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि अगर हम इंटेंसिटी वाला नहीं तो फिर इसका टाइम पीरियड ज्यादा रखो। ये सब इसमें डोसेज वगैरह लिखे हुए हैं, आप सब पढ़ लेना, वही सब डोसेज में लिखा हुआ है पूरा कि किस तरीके से देना है, मैंने आपको जो समझा वही सब लिखा हुआ है, मगर इसमें ऐसा कि कोई वेरी एक्यूट वेरी, देखो थ्योरी के अकॉर्डिंग आप डोज सेट नहीं कर सकते, वो आपको, क्योंकि हर पेशेंट की, मैं स्टार्टिंग से मेरे जितने भी लेक्चर देखोगे सब में, मैं सबको, मैं हर लेक्चर में मोस्ट ऑफ दी जब भी पढ़ाता हूँ एक ही बात करता हूँ, क्या कि हर इंसान की फिजियोलॉजी, हर इंसान की एनाट सबकी एक दूसरे से अलग है, कोई इंसान एक दूसरे से मैच नहीं कर सकता, जरूरी नहीं है कि भले दोनों को सेम डिसीज हो मगर दोनों सेम दवाई से ही ठीक हो जाएं, या दोनों सेम ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाएं, या दोनों की प्रॉब्लम सेम डायग्नोस से ही पकड़ आ जाए, सबकी अलग है। तो ट्रीटमेंट तो आपको अपने दिमाग, आपको थ्योरी से ये सब पढ़ना है, फिर उससे प्रैक्टिकल क्या निकालना है वो आपके ऊपर है कि पेशेंट को कैसे देना है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है इसका, सबसे बड़ा स्टार्टिंग से बात करते आ रहा है थर्मल इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट है ना, तो थर्मल इफेक्ट का सीधी सी बात है, क्या क्या है, एन एब्जॉर्प्शन ऑफ टिश्यू। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फैट है मिनिमम क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब, प्रोटीन मैक्सिमम करता है, तो प्रोटीन बहुत जल्दी गर्म होती है, तो ये याद रखना है कि जहां फैट कम है वो जगह हीट अप जल्दी होती है, तो ध्यान रखना है कि वहां कम टाइम पीरियड के लिए देना है, प्लस इंटेंसिटी कम रखना है। दूसरी चीज, आप पर्टिकुलर एक एरिया से जितनी बार हेड को घुमाएंगे तो उतनी बार, सही बात है, उतनी बार अल्ट्रासाउंड वेव्स अंदर जाएंगी, तो वो एरिया उतनी ज्यादा ही हीटअप होगा, प्लस जितना ज्यादा आप जितना अच्छी इफिशियंसी से सर्कुलेट, जितनी अच्छी तरीके से वहां पर घुमाएंगे प्रेशर के साथ, वो एरिया उतना ही ज्यादा गर्म होगा। कंटिन्यूअस मोड में ज्यादा गर्म होगा एज कंपेयर टू किसके, पल्स के, मैं सीधी बात है वो तो अपन समझ ही रहे हैं, है ना, वही लिखा है कि यू अगर आप पल्स मोड यूज करोगे तो कम होगा, पल्स मोड में भी अगर 1:1 करोगे तो ज्यादा होगा, 1:4 करोगे तो उससे कम होगा, 1:7 कर दोगे तो उससे भी कम हो जाएगा, वही सब चीजें बार बार लिखी हुई हैं। 6 पॉइंट क्या कर रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड, यानी वही चीज, ये बहुत बढ़िया पॉइंट यहां पर इस 6 पॉइंट लिखा है कि अल्ट्रासाउंड बोन पे इतना असर क्यों करता है, उसका सबसे बड़ा रीजन है क्या है कि देखो समझो, ये तो बोन है और बोन के ऊपर एक लेयर होती है पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम में आप समझते हो ना, जो आउटर कवरिंग है, वही अफेक्ट होती है क्या, कि जैसे ही अगर आप बोनी रीजन पे देते हो ना तो सीधा जो मैंने बोला कि बोन सीधे एब्सॉर्ब करती है, तो जैसे ही आपने दी, ये आपने रे डाली और वो रे बोन, ये आपकी पेरियोस्टियम है, ये नीचे आपकी बोन है, ठीक है, पेरियोस्टियम के ऊपर, वो बोन के ऊपर पेरियोस्टियम की कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। तो क्या ये बोन पे गई तो ये पहले पेरिस्ट्रियम को हीट अप करेगी, क्योंकि पेरिस्ट्रियम आउटर पार्ट है ना, हीट कौन होगा, पहले पेरिस्ट्रियम होनी है, हीट होगी, प्लस ऐसे नहीं काम चलता, दोबारा क्या काम चलता है कि जैसे ही अंदर गई अभी यहां से रिफ्लेक्ट होके भी आएगी, मैंने बात करा था कि बोन रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी यही होती है 3500 मीटर पर सेकेंड, ये रिफ्लेक्ट कर देती है। ये रिफ्लेक्ट करती है तो रिफ्लेक्ट करेगी, तो एक बार तो वो रह गई तब अफेक्ट हुई, प्लस फिर बोन से रिफ्लेक्ट हो गई तो दोबारा अफेक्ट हो गई, यानी एक पार्ट 2 बार अफेक्ट हुआ। एक बार तो कब हुआ, जब आपने रे डाली, रे गई तब वो पेरिस्टियम अफेक्ट हुई, फिर वो नीचे बोन से टकरा के वापस जाएगी, बोन के अंदर कहां रे घुस जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं, सॉलिड से टकरा के वापस जाएगी। इसलिए तो आप पढ़ रहे थे कि मेटल प्लेट पे जब आप टेस्ट कर रहे थे और अब मैंने मेटल प्लेट लगाई थी, उसी से तो टकरा के ऊपर जा रही थी और ऊपर बबल्स बन रहे थे। टकरा के, तो वही चीज तो है
कि बोन से टकरा के वापस जाएंगी, और जब टकराएंगी तो पहले पेरिस्टियम का पार्ट अफेक्ट हो रहा था, फिर टकरा के वापस जाएंगे तो फिर वही पेरिस्टियम। यानी पेरिस्टियम अगर आप एक बार बोन के ऊपर यूज कर रहे हैं तो वो एक बार नहीं दो दो बार अफेक्ट हो रहा है, इसलिए बोन बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है अल्ट्रासाउंड से, और बहुत जल्दी बोनी पेन, नाम रखना पेरिस्टियम पेन, सबकुटेनियस पेरिस्टियम पेन, पेरिस्टियल पेन एक वर्ड आता है, पेरिओस्टियल पेन, जो अल्ट्रासाउंड में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है अगर आप सबक्यूटेनियस बोनी पॉइंट्स पर लगा रहे हो अल्ट्रासाउंड। यानी क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड टिश्यू इंटरफेस प्रोड्यूसेस कंसंट्रेशन हीटिंग इफेक्ट स्पेसिफिक पॉइंट, दिस इज पर्टिकुलर लाइकली एट इंटरफेस बिटवीन क्या, पेरिओस्टियम एंड बोन। अब पहले आपने रिफ्लेक्शन डाला, फिर जैसे ही रिफ्लेक्शन हुआ तो पहले तो हुआ रिफ्लेक्शन की वजह से जो इंटेंसिटी अगर आप एक डाल रहे थे दोबारा पेरिस्टियम पे दो बार हो गई, यानी डबल इंटेंसिटी हो गई, एक बार आपने डाला एक बार बोन से रिफ्लेक्ट हो गए, तो वो बहुत आपका पेरिस्टियल पेन करा सकती है। ठीक है, ये याद रखना है। इसलिए जब भी हो सबकुटेनियस बोनी प्रोमिनेंट जैसे आपके नकल्स, एल्बो, इन सबको छोड़ना है। ठीक है, इन सबको आप छोड़ते जाना है। यूज ऑफ थर्मल इफेक्ट्स क्या है, हमें ये तो पता ही है कि ये थर्मल इफेक्ट्स इसका है ये। ठीक है, ये थर्मल ये हीट अप तो करता है। क्या अल्ट्रासाउंड सिर्फ हीटिंग करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे कोई पूछ सकता है क्या अल्ट्रासाउंड सिर्फ हीटिंग करता है? करता है, अच्छी बात है, मगर अल्ट्रासाउंड का पहले तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड को एज अ हीटिंग थेरेपी यूज करा जाता था, मगर हीट ट्रीटमेंट ही करा जाता था पास्ट में, लेकिन अब इसको नॉन थर्मल इफेक्ट में भी यूज करने लग गए हैं। नॉन थर्मल इफेक्ट का है ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हर कोई पूछता है, प्रैक्टिकल में पूछता है कि व्हाट इज द नॉन थर्मल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड। क्योंकि भैया थर्मल इफेक्ट तो दुनिया जानती है, नॉन थर्मल इफेक्ट क्या है? बहुत अच्छा पॉइंट है, समझना। एक पहले डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, कैविटेशन। व्हाट इज कैविटेशन? देखो हमेशा याद रखो, हमारे जितने भी टिश्यूज हैं वो सब क्या है, उनके अंदर ना हाईली कंप्रेसिबल ये टिश्यूज हैं, इनके बीच बीच में खाली खाली जगह पड़ी हुई है, छोटी छोटी सी। कुछ जगह ऐसे है जिनके बीच में एयर भरा है, कुछ जगह ऐसी है जिनके बीच में वेपर फिल्ड वॉइड भरे हुए हैं, खाली जगह पड़ी होती है, टिश्यूज के बीच में स्पेस होते हैं, वॉइड्स। तो उसका यूज हम अल्ट्रासाउंड में कैसे कर रहे हैं? ये उसका नॉन थर्मल है। हम क्या करते हैं, अब ये ना जो खाली जगह भी ना दो जगह होती है, एक होती है स्टेबल कैविटी, इसी को कैविटेशन बोलते हैं। क्या कैविटेशन की डिस्टेंस है? दिस इज द ऑसिलेटरी एक्टिविटी ऑफ हाई कंप्रेसिबल बॉडीज। ये हाई कंप्रेसिबल बॉडीज हैं, जो कुछ बॉडीज है वो गैस की भरी हुई है, और कुछ बॉडी वेपर फिल्ड बॉडी यानी पर्टिकुलर कोई फ्लूइड की भरी हुई है। ये तो हमारी बॉडी की नॉर्मल प्रोसेस है, अब भी अल्ट्रासाउंड का कोई रोल नहीं आया। कैविटेशन इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द बॉडी। अब इसका यूज हम इस्तेमाल करेंगे क्या, कैविटाइजेशन, इसका इस्तेमाल करेंगे हम अल्ट्रासाउंड कैविटाइजेशन पे यूज करेंगे। क्या करेंगे पहले तो समझ लेते हैं, कैविटाइजेशन दो टाइप के होते हैं। क्या, पहला होता है स्टेबल कैविटाइजेशन और दूसरा होता है अनस्टेबल कैविटाइजेशन। स्टेबल का मतलब है कि वो कैविटाइजेशन जिन पे अगर आप अल्ट्रासाउंड का यूज करेंगे, तो वो फूटेंगे नहीं, क्यों? ये मैंने कहा वॉइड मतलब खाली जगह, यानी वो टिश्यूज के बीच में कैसे खाली जगह बनी हुई है, यानी मतलब वो एक तरीके से स्पेस है। अगर आप उस पर जैसे अल्ट्रासाउंड डालोगे तो वो स्पेस क्या है, घूमता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है, इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से वो ऊपर नीचे स्पेस होता है, वो स्पेस टिश्यूज के बीच में इस तरीके से ऊपर नीचे होता है। अगर वो स्टेबल हुए तो वो ऊपर नीचे होंगे, लेकिन वो फटेंगे नहीं। अगर वो अनस्टेबल हुए तो वो ऊपर नीचे तो कुछ नहीं होंगे, प्लस आप अल्ट्रासाउंड दोगे फट लग जाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक होंगे। ठीक है, तो स्टेबल कैविटाइजेशन क्या, स्टेबल कैविटाइजेशन अकर्स व्हेन बबल्स ऑसिलेट टू एंड फ्रो। जो बबल्स हैं अंदर, ये जो बबल्स हैं ये टू एंड फ्रो मूवमेंट दिखाएंगे, ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मूवमेंट दिखाएंगे, और विद एन अल्ट्रासोनिक प्रेशर, जब आप अल्ट्रासाउंड लगाएंगे टिश्यूज के ऊपर तो ये ऊपर नीचे मूवमेंट होंगे, बट रिमेन इंटैक्ट, मगर वो उसी जगह पर रहेंगे, अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, प्लस ये फटेंगे भी नहीं, तो ये डेंजरस भी नहीं है, और प्लस ये आपके लिए क्या बेनिफिट भी कर देता है। क्या बेनिफिट कर रहा है? ठीक है, ये ऊपर नीचे होने से हमें क्या बेनिफिट हो रहा है? ठीक है भैया, एक खाली स्पेस है, अब या तो इसके अंदर एयर भरी हो सकती है या फ्लूइड भरा हो सकता है, हम दे रहे हैं तो ये ऊपर नीचे घूम रहा है, टू एंड फ्रो कर रहा है, अपनी जगह पर टहल रहा है। ये कर क्या रहा है, इससे हो क्या रहा है? इससे एक बहुत प्यारी चीज हो रही है। क्या, कि जब आप ये टू एंड फ्रो करता है तो ये अपनी जगह पर घूमने लग जाता है। घूमने से क्या हुआ भैया, टिश्यू किसके बने हैं?
सेल के। अब ये क्या होता है कि जब आपकी ये पर्टिकुलर, ये भी एक क्या सेल्स के बीच में वॉइड है, यानी बहुत सारे ऐसे सेल्स बने हुए हैं और उनके बीच में कोई खाली सेल है जिसके अंदर या तो हवा भरी है या फ्लूइड भरा है, उसी को आप क्या बोल रहे हो, कैविटाइशन। यही तो बोल रहे हो। आपने क्या बोला कि टिश्यू के बीच में एक खाली जगह है, वो खाली जगह क्या, वो सेल ही तो हुआ, और टिश्यू बना किससे है, सेलों से। तो ये सेल्स है, उनके बीच में एक जगह है। तो आप जब आप क्या करते हो ना कि बहुत सारे टिश्यूज ऐसे होते हैं, जो सेल्स ऐसे हो जाते हैं जो टाइट बाउंड हो जाते हैं, जिनकी क्या, जिनकी जो अपर मेम्ब्रेन है वो भी क्या एकदम टाइट हो जाती है। इससे क्या होगा आप खुद सोचो, इससे होता है माइक्रो स्ट्रीमिंग। माइक्रो स्ट्रीमिंग का मतलब होता है एक टाइप की मसाज। आपने जैसे दी तो ये क्या है, गोल गोल घूमेंगे, और ये गोल गोल घूमेंगे तो अपने आसपास के सेलों पे धक्का लगाएंगे और उनको हल्का सा मोबाइल बनाएंगे। और सेल्स अगर मोबाइल होंगे तो टिश्यूज भी मोबाइल होंगे। टिश्यू मोबाइल होंगे तो फिर मसल्स भी क्या मोबिलाइज, मतलब ऐसा टिश्यू भी मोबिलाइज होगी, जगह वहां पर क्या मोबिलाइजेशन होगा और अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। क्या रिजल्ट मिलेगा इन सच माइक्रो। अब इससे तो माइक्रो स्ट्रीमिंग होनी है, और माइक्रो स्ट्रीमिंग मैंने टू एंड फ्रो यानी यूनिडायरेक्शन मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स। इससे क्या होगा, टू यूनिडायरेक्शन मूवमेंट्स ऑफ फ्लूइड अलोंग दी बाउंड्रीज ऑफ द, जो सेल्स की बाउंड्री है, जो आसपास फ्लूइड अगर वहां कोई एक्यूमुलेट हो गया है। अब ये फ्लूइड एक्यूमुलेट कहाँ होता है, कोई मुझे बता, एडिमा क्या होता है, एडिमा क्या होता है, एडिमा यही तो होता है कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन, जब आपको चोट लग जाए या स्वेलिंग के बाद अगर उसी में स्वेलिंग में फ्लूइड इकट्ठा हो जाए तो उसे आप एडिमा बोल देते हो। तो आप क्या करो, तो अब यहां से एक पॉइंट क्लियर होता है कि बाय अल्ट्रासाउंड हम इडीमा भी कम कर सकते हैं, मगर वो क्या, इट इज अ नॉन थर्मल मेथड ऑफ अल्ट्रासाउंड प्लस। ये इडीमा कम होता है बाय द मेथड ऑफ कैविटाइजेशन। कैसे कम हो रहा है, यहाँ पर सेल था जिसके बीच में या तो फ्लूइड भरा है, गैस भरा है, हमने उसमें क्या अल्ट्रासाउंड डाली तो वो टू एंड फ्रो मूवमेंट करने लग गया, जिसके अंदर क्या है एक माइक्रो स्ट्रीमिंग। और माइक्रो स्ट्रीमिंग क्या, एक तरीके से वो गोल गोल घूमने लग गया, और गोल गोल घूमने की वजह से उसके आसपास जो सेल्स थे, कुछ जो फ्लूइड्स खट्टा हो गया था, इडिमा में क्या फ्लूइड तो खट्टा हो जाता है, फ्लूइड खट्टा हो जाता है, उनमें वो धक्का मारता है कि भैया अपनी जगह से हटो। अब इडिमा का मतलब क्या कि फ्लूइड खट्टा हो गया और वो एक जगह पे खट्टा हो गया, वो अपनी जगह से हट नहीं रहा। अगर वो अपनी जगह से हट जाए तो इडिमा खत्म ही हो जाए। इडीमा कब होता है, क्या आपने इडीमा देखा है बहुत लोगों में। इडीमा का मतलब क्या है कि एक फ्लूइड है वो एक ही जगह पे खट्टा होकर रह गया, वो अपनी जगह से हट नहीं रहा। अब आप इडीमा के लिए अपन क्या करते हो कि मसाज करते हो, कितनी सारी चीजें करते हो कि वो फ्लूइड आगे ट्रेवल कर जाए। फ्लूइड आप यही तो कोशिश करते हो हर टाइम, आपकी क्या है स्कॉटिंग, आप ऐसे ऐसे मोजे ऐसे पहनाते हो टाइट वाले जो क्या उस फ्लूइड को आगे ट्रेवल करें। आपकी यही कोशिश है, अगर फ्लूइड आगे ट्रेवल हो गया तो इडीमा खत्म हो जाएगा। तो हम क्या अल्ट्रासाउंड से क्या करते हैं कि उनके बीच में जो ये वाले कैविटाइजेशन है, खाली वॉइड्स है, उनमें हम क्या टू एंड फ्रो मूवमेंट कराते हैं, और वो जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स में धक्का मारते हैं और बोलते हैं हटो यहां से, किसको, जो फ्लूइड यहाँ चिपक गया है उसको धक्का मार के क्या यहां से खिसका देते हैं। और तो ये अल्ट्रासाउंड बहुत ज्यादा यूज करा जाता है फॉर द रिलीफ ऑफ इडीमा। याद रखना, समझ आ गया हुआ क्यों एडिमा पे करता है। इट इज अ नॉन थर्मल यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड बाय द यूज ऑफ कैविटाइजेशन टू रिलीफ फ्रॉम एडिमा बाय द मैकेनिज्म कॉल्ड माइक्रो स्ट्रीमिंग। माइक्रो स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है कि वो एक जगह पर घूमते जा रहे हैं, जिससे माइक्रो मसाज हो रही है, और अगल बगल के जो सेल्स हैं, जो फ्लूइड फिलिक सेल्स है जिसके से एडिमा और उनको धक्का मार के भगा रहा है कि निकलो यहां से। तो माइक्रो स्ट्रीमिंग इज द यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट of fluids along the boundaries of the cell due to microstreaming. Permeability of cell membrane and direction of movement of molecules into cell is influenced. क्या जो सेल मेम्ब्रेन है और जो फ्लूइड्स है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है और वो क्या ट्रेवल करते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट था। दूसरा आखिरी चाहे अनस्टेबल और ट्रांजिएंट कैविटाइजेशन, क्या कि दिस अकर्स व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द बबल चेंजेस रैपिडली एंड देन कोलैप्स। स्टेबल वाले कौन से थे जो कोलैप्स नहीं हो रहे थे, ये कोलैप्स हो जाएंगे, प्लस ये टू एंड फ्रो मूवमेंट नहीं दिखाएंगे। ठीक है, और हम इनको छेड़तानी इनसे ज्यादा नहीं करते हैं, क्यों, ये कोलैप्स हो जाते हैं और ये सडन उस जगह पर टेम्परेचर रेस कर देते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आप कभी इडीमा पर अल्ट्रासाउंड दे रहे हो और एकदम आप देख रहे हो कि भैया एकदम सडन टेम्परेचर रेस हो गया, आपने हाथ लगा रहे गरम गरम फील हो रहा है भैया, तो समझ लो कि यहाँ पर क्या अनस्टेबल कैविटाइजेशन था जो बस्ट हो गया, तो आप उस जगह पर ट्रीटमेंट को भी रोक दो। ठीक है, अब ये लास्ट पॉइंट बचा है क्या कि मैकेनिकल इफेक्ट क्या है माइक्रो मसाज का यही क्या कि दिस अकर्स वेयर द लॉन्गिट्यूडल कंप्रेसर वेव्स ऑफ अल्ट्रासाउंड बीम प्रोड्यूसेस कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन ऑफ सेल्स। यही तो वो करता है, आप जैसे लगाओगे तो वो सेल्स का क्या है कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, यही तो टू एंड फ्रो मूवमेंट है। टू एंड फ्रो क्या होता है, ऊपर नीचे कैसे होता है सेल, ऐसे, तो वो तुरंत क्या कंप्रेस होता है, छोटा हुआ साइज में, फिर बड़ा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर तो वही तो टू एंड फ्रो मूवमेंट हुआ।
तो वो ही होता है, यही इसी को बोलते हैं माइक्रो मसाज और इसी को बोलते हैं माइक्रो स्ट्रीमिंग। ठीक है, तो उससे क्या होता है, कंप्रेशन रिफ्लेक्शन ऑफ सेल्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ टिश्यू फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस। जो फ्लूइड, यही जो एडिमा वाला फ्लूइड है उसको धक्का मार देता है और जो इंटरस्टिशियल स्पेस से धक्का मार के बाहर निकलता है। ठीक है, और साथ साथ में एक फायदा और हो जाता है, बोले क्या, कि ये तो नॉन थर्मल इफेक्ट था मगर अल्ट्रासाउंड थर्मल इफेक्ट तो देता ही है। तो वो जो वहां पर कुछ ऐसे, अब जहां पर एडिमा है, और एडिमा आपको पता है एक तुरंत तो बनता नहीं भैया, टाइम लगता है एडिमा बनने में। तो मतलब ये तो कंफर्म है कि जहां एडिमा बना है वहां स्कार टिश्यू तो है ही है, मगर ऐसे टिश्यूज भी हैं जो एकदम टाइट पड़ गए हैं। तो क्या आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे हीटिंग अच्छे अच्छे को पिघला देती है। तो टेम्परेचर थर्मल इफेक्ट से वहां पर जो टिश्यूज है एडहेशंस बन गए वो भी टूटेंगे, और वो टूटेंगे तो वहां पर जगह बनेगी, जगह बनेगी तो कैविटाइशन होगा, कैविटाइशन होगा तो माइक्रोस्ट्रीमिंग होगी, माइक्रोस्ट्रीमिंग होगी तो वो टू एंड फ्रो मूवमेंट करेंगे, टू एंड फ्रो मूवमेंट करेंगे तो अगल बगल के जो फ्लूइड वाले सेल्स है वो खिसक जाएंगे, यानी आप उनके लिए क्या एक स्पेस भी बना रहे हो। तो नॉन हीटिंग इफेक्ट से तो आपने डीमा कम करा और हीटिंग से आपने उनके लिए स्पेस भी बनाई, प्लस स्कार भी हटाया, प्लस एडहेशन भी तोड़ा। ठीक है, और उन सब से आपका पेन कम हुआ। यानी आपसे कोई पूछे कि अल्ट्रासाउंड पेन कम करता है, डायरेक्टली नहीं, ये कभी मत मत ना करना कि नहीं, डायरेक्टली नहीं, अल्ट्रासाउंड का पेन में कोई रोल नहीं है, मगर हाँ इनडायरेक्टली करता है। हम डायरेक्टली उसके ऐसे कई काम है फिर उसकी वजह से पेन कम हो जाता है, मगर डायरेक्टली पेन कम करने में उसका कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर।